मीनू जी, अब मैं आपके पास आऊं, एक तो आप जहां बैठी हैं वहां आजकल कहा जा रहा है नकल जिहाद, वो जो आपके यहाँ हर चीज को जिहाद कर दो और उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दो। आप ही यहाँ लव जिहाद आया, फिर लैंड जिहाद आया, फिर मजार जिहाद आया, अब वो कह रहे हैं कि ये नकल जिहाद है। जो जो पूरा मामला है, वोट पेपर लीक हुआ है, उस पर लड़के आंदोलित हैं, और वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़, क्योंकि वोट चोर पेपर चोर ये सब राइमिंग भी हो रही है। और धीरे धीरे मुझे ये लग रहा है कि जो नौजवान है, जिसको हितेश जी कह रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है उनका, नहीं, मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा है। देखिए हितेश जी, मैं बहुत लार्जर इशू को बोलूं, हम और आप तो बहुत छोटे हैं मुझसे, जब हम बड़े हो रहे साइकिल में हवा भी आप खुद ही अगर पंप लेके भर लीजिए तो वो भी जरूरत नहीं थी। आज घर से बाहर निकलिए तो एक मिनिमम एक यंग लड़के का, उसको एक 100 रुपया तो चाहिए ना मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए, उसको एक फोन में डालने के लिए रिचार्ज तो चाहिए ना 25-50 रुपए का उसको। तो उनका वो प्रेशर भी है। अच्छा, माँ बाप से कितने दिनों तक पैसा लेते जा रहे, वो मोदी जी का वो लोग छोड़ दीजिए, जो इनको मोदी जी ने आह्वान किया है कि कार खरीद लो और ये खरीद लो, लेकिन एक जो नौजवान है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। वो एक फॉर्म भरता है और उसके पीछे, उसके बाद जब जाता है एग्जाम देने, मतलब अभी यहाँ क्या क्या तमाशे करते हैं, उसका बहुत घर का पैसा लगता है। तो ऐसे में मीनू जी, ये जो चीज हो रही है, सरकार उसको, सोनम वांगचुक को जेल में डाल के उनको एक नजीर बनाना चाह रही है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो इशू है, ये धीरे धीरे स्नोबॉल कर रहा है, इसको भले ही मोदी जी और अमित शाह को लगे कि नहीं नहीं हम सबको ठीक कर देंगे और इनको क्या है, और डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन ये चीजें पोस्टपोन नहीं हो पाएंगे। हो सकता है हम लोग सोचे हो कि 5-10 साल लगेगा, वो शायद 5-6 महीने के ही टाइम में अगर जनजी खड़ा हो रहा है तो उसके फिर इश्यूज को एड्रेस करना ही पड़ेगा। मीनू जी। जी, पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये कितनी अनपढ़, कुपढ़ और कितने मतलब दुनिया की जो सच्चाई है इस इंटरनेट एज में, उससे दिस गवर्नमेंट इज क्वाइट ऑब्लिवियस ऑफ दैट। मतलब उनको यही नहीं पता है क्या, उन्होंने जेन ज़ी का मतलब क्या बना दिया, फसादी भीड़। मतलब जो आग लगाती घूम रही है, जो तोड़फोड़ मचाती घूम रही है सड़कों पे, बाजारों में, और जो बिल्कुल रेकलेस है और अराजक है, वो उसका मतलब जेन ज़ी होता है। इनको अगर इनको नहीं पता था कि जेनजी क्या होता है तो एटलीस्ट डिक्शनरी कंसल्ट कर लेते। बहुत सारे देखिए, ये समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें, नए नए वर्ड लिंगुआ फ्रैंका में, या आप ये कहिए कि कोलोक्वियल या स्लैंग में आ रहे हैं, और उन वर्ड्स को मेरियम डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लगातार शामिल भी किया जाता है। तो आपको अगर जेनजी का मतलब नहीं पता है तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन तो मत करिए। जेनजी का मतलब, जो जैसा कि मेरे से पहले भी बता के चुके, आपने भी बताया कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस जमात, इस जो ये जो नई पीढ़ी आई है एक टाइम पीरियड के अंदर, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उनको जेनजी कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया है कि जो आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं और जो आग लगा रहे हैं वो जेनजी है। आप बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, और अब आप अपनी अज्ञानता और बता रहे हैं कि हम वाकई में एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, पूरी सरकार ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस की सरकार लगती है मुझे, जो कि जेनजी का मतलब नहीं समझ पाई, और उसको जेनजी नाम सुनते ही उनको जैसे मिर्ची लग जाती है, एज इफ कोई किसी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया हो इनके ऊपर। तो ये जो तरीका है गवर्नमेंट का, जेनजी को जेनजी की स्पिरिट में समझें और उसका मीनिंग समझें, उसको फसादी मत बनाएं और खुद के ऊपर लेबल ना लगवाइए कि हम अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं। ये मत लगवाइए, आप देश के अंदर ही रहने दीजिए। कि आपको नहीं पता है तो चुप रहिए। लेकिन इसमें हैरत की बात यह कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, जो उनके आकाओं ने कह दिया उसी की लाइन पकड़ के चले गए। अभी मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दर्शकों को दे देती हूँ। कल से ये चल रहा है कि जो आग लगाने वाले थे उसमें एक कांग्रेस का पार्षद था, युवा लड़का, नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, थोड़ा लद्दाखी नेम है तो आई एम सॉरी कि मैं उसको याद नहीं रख पा रही हूँ। उसको बताया गया कि ये इसने आग लगवाई भाजपा के ऑफिस में, और उसकी लानत मलानत और उसकी अरेस्ट की तैयारी हो रही है, ढूंढ रहे हैं उसको, और पुलिस सर्च कर रही है। इसी बीच में आप सभी दर्शक जानते होंगे जुबैर हैं जो ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने फैक्ट चेक करके बताया कि जिस लड़के की आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो पार्षद नहीं है, वो नहीं है। ये उन्होंने पूरा क्लियर कट बताया।
और फिर उसके बाद उस लड़के का जो पार्षद है उनका खुद का वीडियो आया कि ये मैं नहीं हूं, और जो मेरे नाम से अगर आप इस तरह की अफवाहें फैलाएगा, जो भी उसके खिलाफ मैं डिफेमेशन का केस करूंगा। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे ही ये बात सच्चाई सामने आई, तो जिन जिन ने वो ट्वीट किया था वो सब डिलीट करके भाग गए। तो आप ये देखिए कि विपक्ष का कितनी बड़ी ताकत तो इनके झूठ को रिबट करने में निकल जाती है। कितना टाइम लगता है इन चीजों को, लेकिन क्या हुआ, उन 24 से 26-36 घंटे के बीच में तो ये हो गया कि कांग्रेस का एक पार्षद था, उसने लगाई है यहाँ पे आग। तो एक तो चीज वो हो गई। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आपने जो ये पूछा उत्तराखंड का नकल जिहाद की बात, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। डिटेल तो सबको, दर्शकों को पता चली गए होंगे कि कैसे पेपर लीक हुआ, क्या हुआ। उसमें चांस की बात है कि जिस लड़के के जरिए वो बात निकली, वो मुस्लिम था लड़का। नंबर एक तो आप ही के ऊपर सवाल है कि फोन ले कैसे गया वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और जिस स्कूल में वो भाजपा नेता का स्कूल था, जिस स्कूल में वो कांड हुआ पेपर लीक का, उसमें 18 कमरों में से 15 कमरों में आपने जैमर लगाया सिग्नल के लिए, और 3 कमरे आपने क्यों छोड़ दिए? उससे लगता है कि आपकी शायद कोई पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था। उसकी इसलिए हवा लगती है कि ये जो जिस बेरोजगार संघ ने ये आंदोलन शुरू किया है, उनको 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को ही उनके पास खबर आ गई थी कि इस तरीके से ये जो कोई लोग हैं वो पेपर बेचने की बात कर रहे हैं 15 लाख रुपए में। उन्होंने उस लड़के के जो पेपर बेचने की बात कर रहा था दलाल, उससे बात की, उसको रिकॉर्डिंग किया फोन में, और उसको वो आयोग के पास ले गए उस रिकॉर्डिंग को कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप देखिए, इसको रुकवाइए, या पेपर आप अभी सस्पेंड कर दीजिए, अभी मत करवाइए, डिले करिए। उन्होंने नहीं माना। और वो अल्टीमेटली, मुझे ऐसा लगता है कि उनको उसमें षड्यंत्र की, उनको दिमाग में बू आ गई और उनकी आंख की बत्ती जली कि यस, इसका तो फायदा उठाया जा सकता है। अब मुझे तो ये सारा लगता है सारा षड्यंत्र है, उसमें वो मुस्लिम लड़के का नाम लिया गया है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, मुझे कौन किसका मोहरा बना हुआ है, और वो उस तरीके से करके उसको तुरंत मुख्यमंत्री ने नकल जिहाद का नाम दे दिया। एक मुस्लिम लड़के ने किया, स्टूडेंट तो कोई भी कर सकता है, उम्मीदवार तो। और उस लड़के का ये और खबर है कि उस लड़के का बुलडोजर चला दिया गया उसके घर पे। आज अभी कोई साबित नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और जिस प्रोफेसर ने ये चीज को, जब उसके पास पेपर पहुंचा, तो उसने जब खबर दी कि ऐसा हो रहा है, उसको ही सस्पेंड कर दिया गया है, प्रोफेसर को। तो ये इस देश में चल रहा है। आप जिसको जेंजी करके आप गाली के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको और चिढ़ाने की बात कर रहे हैं आप। रही बात आप सोनम वांगचुक की और लद्दाख की, उसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी। देखिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये लद्दाख जो है, बिल्कुल सीमावर्ती राज्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और आपकी चाइना और पाकिस्तान के साथ अभी आपकी भयानक युद्ध हुई है, जिसमें आपके हवाई जहाज गिर के चुके हैं, उनकी सुप्रीमेसी साबित हुई है। और दोनों चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से स्टाइफल किया जाए, आपकी सलामी स्लाइसिंग की जाए। आप उस राज्य में आप होने दे रहे हैं। आपने वहां तो, उस राज्य में तो इतनी शांति होनी चाहिए, कोई जरा सा भी स्फुरन नहीं होना चाहिए, जरा भी शिकायत नहीं होनी चाहिए उस राज्य के लोगों को, वो लद्दाख के लोगों को कोई शिकायत का इतना भी एक स्लाइवर भी नहीं होना चाहिए। आपको इतना ज्यादा माहौल वहां पे उनको सुख में रखना चाहिए कि वो किसी शिकायत के लिए सड़क पे आए ही नहीं। देखिए, पहाड़ के लोग बड़े शांत होते हैं, सरल होते हैं, कुटिल नहीं होते, लेकिन आपने कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे कि उनको सड़क पे आना पड़ा। आप उनको प्रॉमिस करते हैं, 2019 के इलेक्शन में आपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आपको हम ये देंगे, अलग राज्य, ये आपको यूनियन टेरिटरी देंगे, और आपने नहीं दी। आज 6 साल दूसरा आ गया इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन में भी आपने बात की, लेकिन आप क्या है कि उनको उनके धैर्य की कब तक आप परीक्षा लेंगे? और सोनम वांगचुक जो लड़ रहे हैं, वो कोई ऐसे किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो उनका मेनली, उनकी जो अरेस्ट हुई है आनंद वर्धन जी, फूड सिक्योरिटी की, सॉरी, सॉवरेनिटी, उसमें लिखा गया है कि ये तो सॉवरेनिटी की स्टडी कर रहे थे, इंडिया की सॉवरेनिटी की। अरे इतनी मूर्खता, फिर अगेन अपना मूर्खपना बताया। वो फूड सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। फूड सॉवरेनिटी मतलब कि हम खुद ही उगाएं और खुद ही उसका इस्तेमाल करें, खुद ही उसके बीजों का संरक्षण करें, किसी के ऊपर हमारा, ना तो कोई हमें डिक्टेट करे
कि हमें अपनी फूड की अपने खाने के लिए अपने अनाज को कैसे उपजाना है, कैसे उसका भंडारण करना है, कैसे उसके बीजों को संरक्षित करना है, उसके लिए हम आत्मनिर्भर हो। वो तो आपकी ही बात, आप वाली बात कर रहे हैं, और आपने उसको फूड सिक्योरिटी में से फूड तो उड़ा दिया, और सॉरी फूड सॉवरेनिटी में से फूड तो उड़ा दिया, और आप सॉवरेनिटी वर्ड लेके उड़ गए। और क्योंकि पब्लिक, जैसे कि कांग्रेस के पार्षद को उड़ा दिया कि इसने आग लगाई, ऐसी सॉवरेनिटी को उड़ा दिया, क्योंकि ये जो उड़ाते हैं वो पब्लिक मान लेती है उसको। तो आप जो वो कोई बात नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि रही सोलर पैनल की, सोलर जो पार्क्स बनाने की बात, वो एक बड़ा खतरनाक आइडिया है। उसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिपरकशंस हैं जिससे कि सरकार वाकिफ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अडानी को सोलर का पार्क बनाने का ठेका देना है, जैसे कि गुजरात में तो है ही, उसके अलावा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इवन उनको उनको टेंडर्स दिए गए नियमों में बदलाव करके। तो आपको यहां भी, लद्दाख में भी वही करना है, उनको नहीं चाहिए। उनकी एक मांगों में ओवर टूरिज्म भी एक मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का यहाँ पे विस्तार करेंगे, 20 लाख यात्री रोज आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम इतने लोगों को यहाँ रख ही नहीं सकते, हमारे पास पानी की कमी है। उनके आइस स्तूपा, जो आइस के बर्फ जो जमती है सर्दी में, उसके स्तूप बना के उसको प्रिजर्व करते हैं, और गर्मी में वो काम आता है। इतना इनोवेटिव उनका ये आइडिया। उन्होंने जो वो बनाए हैं सोलर एनर्जी से जो फेड टेंट्स हैं, उनको इवन इंडियन आर्मी में इस्तेमाल हो रहा है, सियाचिन और ये इलाकों में, सियाचिन के इलाकों में, जहां की हाई एल्टीट्यूड पे फौजी रहते हैं। वो दिन में सोलर एनर्जी लेते हैं, उससे गर्म हो जाते हैं, और रात भर वो गर्म रखते हैं। मतलब जहां की -30 डिग्री टेम्परेचर है, उसको वो 50 डिग्री पे, सॉरी 15 डिग्री पे वो टेंट्स जो है मेंटेन रखते हैं रात को। तो आप मतलब एक इनोवेटर को, आप एक एजुकेटर को, बजाय बात करने के आप उसको ले आए कि ये तो उसका फॉरेन करेंसी का वो कर रहा है, एफसीआर में आपने अरेस्ट कर लिया। अरे आपको पता नहीं था, वो तो 1988 से चल रहा है उसके इंस्टीट्यूशंस, तब से उसके पास फंडिंग आ रही है, तब से तो आपको कभी नहीं दिखाई दिया। 11 साल से आप सरकार में हैं। जब तक सोनम वांगचुक कश्मीर की 370 आर्टिकल हटाने का प्रशंसा कर रहे थे, तब तक तो सोनम वांगचुक के खातों में और बैंक के इसमें कोई कमी नहीं थी। और आज रातों रात अचानक वो सॉवरेनिटी के ऊपर हाथ करने वाले बन गए, रातों रात वो विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करने वाले बन गए, और उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट किया गया है। मेरा मानना तो ऐसा है कि इसलिए अरेस्ट किया गया है कि कोई खबरदार जो जेनजी है उनकी नजर में, कि जिसने भी अगर आवाज उठाई तो सोनम वांगचुक वाला हाल करेंगे तुम्हारा भी। और वो सोनम वांगचुक के किस्से से औरों को भी सबक लेना चाहिए। सोनम वांगचुक सरकार के समर्थक रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये किसी को नहीं बख्शती है, सबका नंबर आएगा। जी आनंद वर्धन जी।